तो बच्चों, कक्षा 8 का पाठ 18 जिसका शीर्षक है टोपी, इसे पढ़ें। एक थी गवरिया यानी कि गोरैया और एक था गबरा यानी कि गोरैया। दोनों एक दूसरे के परम सगे, जहां जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ रोते और एक साथ खाते पीते, साथ साथ सोते। भिनसार होते से निकल पड़ते दाना चुगने और झुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते। थकान मिटाने और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बांटते। एक शाम गवरिया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फपता है उन पर कपड़ा। खाक फपता है, गवरा तबाक से बोला। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। आज लटजीरा चुग गए हो। गवरिया बोल पड़ी। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक ढक सो जाती है। गवरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुकड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी। कि नहीं, कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरिया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तू समझती नहीं, गवरा हंसकर बोला। कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उसमें सख्त भी जाती जाती रहती है, और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पता हो जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गवरिया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, यह नीरा पोंगापन है। गबरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर को चलने फिरने काम करने के वास्ते है, उन्हें भी दस्ताने मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं, उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले। उन्हें सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवरिया बोला, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से? गबरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों की टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गवरा था तनिक समझदार, इसीलिए शक्की, जबकि गवरिया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया तो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया जहां चाहा वहीं रहा। मालूम के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रूई का एक फाहा मिला। देखो, ये मिला रूही का फाहा। मिल गया मिल गया मिल गया, गवरिया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगे। कह के मिल गया। अरे क्या मिल गया रे? गवरे ने चिहाकार पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरिया ने गवरे के सामने रुई का फारा धर दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गवरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़कर बावरा ताउम्र ये रटता रहा। बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। गवरा उसे समझाते हुए बोला, उस रुई के फाये से लेकर टोपी तक का सफर
तुझे कुछ आता आता पता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरिया रुई का फारा लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मनोहार से बोली, धुनिया भैया, धुनिया भैया, इस रुई के फारे को धुन दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुरवाने। उजर ना करो भाई भैया। गवरिया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, इसे धुन दो भैया। आधा तू ले ले, आधा मुझे आधा मुझे मैं ले लूंगी। धुरिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी तो मिली नहीं, मिली कभी ना मिली थी। 16 आने में 8 आने मजदूरी तो उसके लिए सपना था। मैं झट तैयार हो गया। घर चो घर चो उसकी ताती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धोई धुनी लोई से। उसने उसमें से आधा धुनिए ने ले लिया और आधा गवरिया ने। उसका उत्साहित गवरिया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया, इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका था, भूसा डाला रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोले, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए अचकन के लिए सूत काटना है। मुझे फुर्सत नहीं, मैं मुफ्त में मलार गाने की। भैया, इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए करते हैं? गवरिया अचरज से बोली, तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उससे भरी आंखें देखा। जानती नहीं, यहाँ का चलन खटवरे बदरा, बैठा खाए तुरंत। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए ही होता है। राजा जी के लଗୁए भगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। गवरिया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी। कौरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मंजूरी पर काम ना करना मूर्खता होगी। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। का, काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिया उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग से गवरिया को आगे बढ़ने का उत्साह मिल गया। उसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया, इसे कते सूत से कपड़ा बुना दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं अभी मुझे राजा के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कादिरो हाजिर हो जाएंगे। साफ करे भाव तो चबाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। इसे बुंदे भैया, गवरिया ने साहस संजो कर कहा, हम सेठ मेट का काम नहीं करवाते, इसे बुंदे और आधा तू ले ले, आधा मैं ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है। वह तैयार हो गया। सूत अपनी और खींचकर ताना बाना पसार दिया। उनका करखा चलने लगा, ढरकी लुढ़कने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफश और दबिश कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गवरिया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। 3/4 कपड़ा लिए दिए। वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया, इसकी टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी रोष से बोला, देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी ने से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस दशरथन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे पर पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी। कुछ देना ना लेना
घर माथे पसीना। हम तो भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं। गवरिया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दो। मलिक, दो टोपियां सिल दो, एक तू ले लो, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मंजूरी पर कौन मुर्जी तैयार ना होता। कच कच उसकी कैंची चल पड़ी, उठी और चूहे की तरह सरसर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने दो टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फंदे की जड़ दिए। फंदे वाली टोपी पहनकर तो गवरिया जैसे आपे में ना रही। 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने, फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फंदे वाली। वाकई तू तो रानी लग रही है। गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। रानी नहीं, राजा कहो, मेरे राजा। गवरिया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुल्स ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर तनुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अनंगा बदन और नंगे सिर का था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव और उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था और चौथा पिंडली पर बुद्धि काट रहा था। गौरिया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गवरिया से टकरा गई। गवरिया के सिर पर फंदे वाली टोपी देखकर उसकी अक्ल जो थी चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट पहन ली। देख देख री खुदबुदी, मेरी टोपी में 5 फंदे। गवरिया ने अब दूसरा ही राग अपनापन अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी पे 5 फुंदने, राजा की टोपी में फुंदने नहीं। राजा की बेहद हेठी महसूस हुई। इस मुल्क की महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की ये मजाल। यह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुदी की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो। सिपाहियों सिपाहियों देर ना करो। क्षमा करे महाराज, क्षमा करे। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरिया की टोपी नीचे गिरा दी और दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दी। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने। राजा के मन में ख्याल आया। अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई आनंदा, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानित राजा के आवाज निकली। दुहाई आनंदा, अंदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गश और दाबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाक की मांदिश। राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शे सरकार, माफी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता। शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कौरी हाजिर हुआ।
जान बख्शे महाराज, जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। हाँफते, छाती पीटते धुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों मिलकर इस गवरिया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया है सरकार, धुनिये ने जमीन पर लेटकर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार, हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसकी इतनी नफासत क्यों नहीं थी? अभय दान दे तो बोले सरकार। धुनिया बोला, चलो दिया। राजा बोले, अब बताओ महाराज, इस गवरिया ने जो भी काम करवाया उससे आधा हिस्सा देती देती जा रही थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा देती थी। इसीलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। धुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आंख में अंगुली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेकार की नहीं है। गवरिया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक की नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरी खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? तमाम बेकार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लावीजीने का बोझ खजाना संभालने भी तो कैसे? तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी थी। गवरिया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, ये राजा तो डरपोक है, नीरा डरपोक, मुझसे डर गया तभी तो मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट की मुंह लगे? क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। इसे सृजय ने लिखा है और आशा है आपको ये लेसन में मजा आया होगा। देखा होगा एक छोटी सी चिड़िया ने कैसे अपनी टोपी बनवा ली और राजा ने अपना कैसे काम लिया, उसे राजा को कैसे बताया कहाँ कहाँ से बनी। आशा है आपको इस लेसन में आनंद आया होगा। आओ प्रश्न अभ्यास की तरफ चले। गवरिया और गवरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरिया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? गवरिया और गवरा के बीच आदमी के वस्त्र पहनने को लेकर बहस हुई। गवरिया वस्त्र पहनने के पक्ष में थी तथा गवरा विपक्ष में था। गवरिया को आदमी द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनकर अच्छा लग रहा था, जबकि गवरा का कहना था कि कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी और बदसूरत लगने लगता है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। उसी बहस के दौरान गवरिया ने अपनी टोपी पहनने की इच्छा को व्यक्त किया। उसकी इच्छा तब पूरी हुई जब एक दिन घूरे पर चुभते चुभते उसे रुई का एक फाहा मिल गया। दूसरा प्रश्न, टोपी बनवाने के लिए गवरिया किस किस के पास गई? टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखी। टोपी बनवाने के लिए गवरिया धुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई। धुनिया के पास रुई धुनवा कर उसे लेकर कोरी के पास जा पहुंची। उसे कोरी से कटवा लिया। कते सूत को लेकर वह बुनकर के पास गई। उसे बुनकर से कपड़ा बुनवाया। कपड़े को लेकर वह दर्जी के पास गई। उसने उस कपड़े से गवरिया की टोपी सिल दी। तीसरा प्रश्न, गवरिया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदे क्यों जड़ दिए? गवरिया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदे लगाए क्योंकि दर्जी को वाजिब मजदूरी मिली थी जिससे वह खुश था। दर्जी राजा
ओए और उसके सेवकों के कपड़े सिलता था, जो उसे बेकार करवाते थे। लेकिन गौरिया ने अपनी टोपी सिलवाने के बदले में दर्जी की मजदूरी स्वरूप आधा कपड़ा दिया। चौथा प्रश्न, गवरिया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क सहित लिखिए। इसका उत्तर देंगे, सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। कहा भी गया है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। उत्साह से ही हमारे मन में किसी भी कार्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। यदि हम किसी भी कार्य को बेमन से करेंगे तो निश्चय ही हमें उस कार्य में पूर्णतया सफलता नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न, टोपी पहनकर गवरिया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस गवरा से हुई और वह गवरा के मुख से अपनी बढ़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने को पहुंची। कारण का अनुमान लगाइए। उत्तर देंगे, टोपी पहनकर गवरिया राजा को दिखाने पहुंची, जबकि उसकी बहस गवरा से हुई और वह गवरा के मुंह से अपनी बढ़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने को पहुंची, क्योंकि गवरा ने बहस के दौरान कहा था, टोपी मात्र राजा की ही पहनता है। यह बात उसे अच्छी नहीं लगी थी। अगला प्रश्न, यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गवरिया के साथ उन कारीगरों का क्या व्यवहार कैसा होता। उत्तर देंगे, यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गवरिया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार सामान्य होता और सर्वप्रथम वे राजा का काम करते, क्योंकि उनका काम ज्यादा था। अगला प्रश्न, चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा बागा बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी के 10वीं संतान के लिए झब्बे सिल रहा था। उन चारों काम क्यों कर दिया। उत्तर देंगे, चारों ने राजा का काम रोककर गवरिया का काम किया, क्योंकि उन लोगों को काम का वाजिब मजदूरी मिली थी, जिससे वे खुश थे।